हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें क्या करना है। आज की क्लास में हमें 26 जून से 2 जुलाई तक के जितने भी बैंकिंग के, फाइनेंस के, जितने इंश्योरेंस की जितने भी न्यूज़ इस हफ्ते में आई है उन सबको डिस्कस करना है। ठीक है, इंश्योरेंस की भी बहुत सारी न्यूज़ इसके अंदर कवर की गई है ताकि आपको अलग अलग जगह भटकना ना पड़े और एक ही जगह आपका सारा काम हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर आने से पहले कुछ कोर्सेज जो आपको ऑलरेडी पता है मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस का एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर सभी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, इन सबको कवर किया जा रहा है। एक एसएससी इकोनॉमी का कोर्स और एक एसएससी पॉलिटी का कोर्स चल रहा है। ऑलरेडी हमने अपने कोर्सेज की फीस जो है वो रिड्यूस कर दी है। आपको कोई कोड अप्लाई नहीं करना है। आप कोड अप्लाई भी करेंगे तो वो लागू नहीं होगा क्योंकि हमने ऑटोमेटिक सारे कोर्सेज की ही फीस जो है वो 10% से रिड्यूस कर दी है। ठीक है, तो आप लोग तीनों ही बैच में इनरोल कर सकते हो। और भी यहाँ आपको जितनी फैकल्टीज दिख रही है परचम क्लासेस पे, जितने भी फैकल्टी है, अगर किसी को कॉम्बो नहीं चाहिए तो कॉम्बो ना लेकर अगर कोई पर्सनल टीचर की भी क्लास देखना चाहता है, मान लीजिए आपको पूजा मैम की देखनी है, दिलीप सर की वीडियोस देखनी है, आपको ऋचा मैम का ज्योग्राफी का या ऋचा मैम की स्टैटिक जीके आपको देखनी है, तो उनके सेपरेट बैचेस भी आप ले सकते हो, इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हो। ठीक है, आपको मेरी कोई क्लास चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। तो ये कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि आज की न्यूज में क्या क्या है। एक तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने एक आई शील्ड नाम का, शील्ड क्या होता है? कवच। ठीक है, आई शील्ड नाम का एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट न्यूज के बारे में अगर मैं बताऊं तो आरबीआई को गुस्सा आया हुआ है। देखो, आरबीआई ने बहुत सारे बैंक्स पे, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स पे पेनल्टी, उनका लाइसेंस कैंसिल करना, इस तरीके के बहुत सारे काम इस हफ्ते में करे हैं। तो आरबीआई ने क्या क्या किया? आरबीआई ने महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक धारवाड़ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और कहा तुम बैंक नहीं रहोगे, तुम सिर्फ एनबीएफसी की तरह ही काम करोगे। इसी तरीके से आरबीआई ने 7 कोऑपरेटिव बैंक्स पे अपने नॉर्म्स वायलेट करने के लिए पेनल्टीज लगा दी। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के ऊपर भी 30 लाख की पेनल्टी लगा दी। हम समझेंगे क्यों लगा दी। आरबीआई ने 4 क्रेडिट ब्यूरोज के ऊपर भी उनके रूल्स वायलेशन होने पे पेनल्टी लगा दी। ठीक है, तो इतनी सारी पेनल्टीज जो है आरबीआई ने अलग अलग बैंक्स पे लगा दी है। कैनरा बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड जारी किया है। क्या है ये पूरी न्यूज समझेंगे। वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन का लोन दे दिया है छत्तीसगढ़ को ताकि अपने एजुकेशन के अंदर क्वालिटी एजुकेशन ला सको। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है जो है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक ने तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। क्या एमओयू है और क्यों किया है इसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। तो ये आज की न्यूज है। ठीक है, इंश्योरेंस की, बैंक की, फाइनेंस की, क्रेडिट कंपनीज की, इन सब न्यूज को हमें कवर करना है। देखो, सबसे पहली न्यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस दो अलग अलग कंपनीज हैं। इन दोनों कंपनीज ने कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेशन करके क्या कहा कि हम आई शील्ड नाम का एक इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं। ये कैसा कवरेज है? ये यूज एंड फाइल प्रोसीजर है। मतलब इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने ये इंश्योरेंस खरीदा है वो बीमार हो जाता है तो उसके सारे हॉस्पिटल का खर्चा, उसकी सारी डे केयर फैसिलिटी, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, प्री मतलब कि ओपीडी से लेके हॉस्पिटल के अंदर आने तक का, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब घर तक छोड़ने का, आपको घर से एम्बुलेंस उठा के लेके गई है वो खर्चा भी ये देंगे। यानी प्री हॉस्पिटलाइजेशन, अभी आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हो पर वो एम्बुलेंस आपको पहले ही ले गई है, वो खर्चा आपको लगेगा। ओपीडी की फीस लगी, दवाइयों का खर्चा, ठीक है, वहां पे दाखिल हुए, एडमिट हुए, उसका खर्चा, आपकी सारी डे केयर फैसिलिटीज का सारा खर्चा। और फिर उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि घर तक छोड़ने तक का खर्चा जो है वो इस इंश्योरेंस के अंदर कवर है। 85 साल की उम्र तक आपको ये फायदे मिलेंगे और तब भी ये कंपनी ये इंश्योर करेगी कि क्या आपकी जो फैमिली है वो इतनी एबल है कि 85 की उम्र के बाद भी आपको वो संभाल सकती है या नहीं। तो इन चीजों को देखते हुए 85 ईयर्स की एज तक आपको ये सारी फैसिलिटीज देने का प्रॉमिस किया जा रहा है। प्रोडक्ट का नाम क्या है? आई शील्ड, यानी इंश्योरेंस के प्लान का नाम क्या है? आई शील्ड। तो इसके अंदर क्या कहा गया है वो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। ये एक इस तरीके का ऑफर है जिसके अंदर एक ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी आईसीआईसीआई की,
और इससे क्या होगा, जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लमसम अमाउंट फैमिली को दे दिया जाएगा। देखो मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस खरीदा और किसी दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा कि जो मेरी फैमिली है उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, कि आपके ये हमारे कस्टमर थे, ये तो मर चुके हैं, अब जो लमसम अमाउंट है वो आप ले लीजिए, इतना लाख रुपए आपको हम देते हैं। तो फैमिली को, उसको मरने के बाद फैमिली को भी वो पैसा मिलेगा। ठीक, इसके बाद क्या कहा जा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन का, डे केयर ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, होम केयर ट्रीटमेंट, इवन घर पे भी नर्स आ रही है आपकी देखभाल करने के लिए, कोई फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है आपकी देखभाल करने के लिए, उन सब का खर्चा भी इसके अंदर कवर किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, 85 की एज तक ये कंटिन्यू रहेगा, ये देखते हुए कि क्या आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं आपकी जिंदगी के और खर्चे उठाने के लिए, आपके बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज हैं क्या। ठीक है, और इसमें क्या है कि जितने भी ऑनगोइंग अंडरगोइंग मेडिकल चेकअप्स है सबका खर्चा दिया जाएगा। और जो एजेंट है, नेटवर्किंग, मल्टीपल इजी टू यूज टच पॉइंट्स है, मतलब कि मोबाइल पे भी, इंटरनेट के माध्यम से भी आप अपने प्रीमियम्स भर सकते हो। ऐसा नहीं है वहीं जाके आपको लाइनों में लग के परेशान होना पड़ेगा, इंटरनेट के माध्यम से भी आप अपने जो है वो प्रीमियम्स भर सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों कंपनीज के बारे में जानते हैं। ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्या है, 2001 में बनी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ इसके भार्गव दास गुप्ता है। ये एक जॉइंट वेंचर है आईसीआईसीआई जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, और फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड जो एक फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है, टोरंटो के अंदर बेस्ड है। कंपनी टोरंटो की है, आईसीआईसीआई बैंक अपने वाला, इन दोनों का कोलैबोरेशन से ये जनरल इंश्योरेंस की कंपनी बनी है। आईसीआईसीआई बैंक के 64% शेयर है इसके अंदर, और फेयरफैक्स जो टोरंटो की कंपनी है उसके 36% इसके अंदर पैसे लगे हुए हैं, यानी इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। अब हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में समझते हैं। 2000 में बनी, काम शुरू किया 2001 से। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, एमडी सीईओ अनूप बागची है। ये जो है ये भी एक जॉइंट वेंचर की तरह बनी थी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ठीक है, और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड, इन दो कंपनी के जॉइंट वेंचर से ये बनी है। 2016 में ये फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी बन गई जो डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हुई है। डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड का मतलब क्या होता है कि अब आपके शेयर भी उस पर्दे पे दिखेंगे, जैसे रिलायंस वगैरह कंपनी के दिखते हैं, टाटा के दिखते हैं, ऐसे अब आपकी कंपनी के शेयर्स भी लिस्ट हो गए हैं, वहां इसको लिस्टेड कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने डिटेल में समझा। अगला है कि आरबीआई ने महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक धारवाड़ के अंदर जो ये ब्रांच थी उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और क्या कहा कि आप सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम करोगे। पहले तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है उसको समझिए, और क्या कस्टमर पे कोई प्रभाव पड़ेगा इस चीज का तो आप उसको जानिए। देखो, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक था ये धारवाड़ के अंदर, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है पहले तो वो समझ लीजिए। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर देखो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं। मान लीजिए एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी के लोग मिलके एक बैंक बना रहे हैं। ठीक है, किस चीज के लिए, मदद के लिए, कोऑपरेशन के लिए, हेल्प का मकसद है इनका, सोशल वेलफेयर का मकसद है, प्रॉफिट मकसद नहीं होता। और जितने भी ये मेंबर हैं, ये इस बैंक के, जितने भी ये सोसाइटी के अंदर लोग हैं, ये इस बैंक के मेंबर्स होंगे। हर इंसान की एक वोट होगी, 1 पर्सन 1 वोट होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस इंसान के इतने शेयर है तो उसकी वोट की इतनी वैल्यू, इस इंसान के इतने शेयर, जैसे एसबीआई जैसे कमर्शियल बैंक्स में होता है, वैसे इसमें नहीं होता। हर इंसान की एक वैल्यू होती है कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। ठीक है, जितने भी डिसीजन होंगे वो वोटिंग से लिए जाते हैं, और लोन किसको देते हैं, ये अपने मेंबर्स को ही लोन देते हैं। ठीक है, तो ये महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक था धारवाड़ रीजन के अंदर। आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और ये कह दिया कि तुम अब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम करोगे। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, ये कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पे इसकी परिभाषा लिखी हुई है। ये क्या करते हैं, ये आपको पासबुक, चेकबुक, ये फैसिलिटीज नहीं देंगे। आपका डिपॉजिट लेंगे बट आपको कुछ अलग तरीके के लोन देते हैं, मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, ये आपको गोल्ड लोन देते हैं, आपका गोल्ड गिरवी रख के आपको लोन देते हैं। इस तरीके की फैसिलिटीज ये देते हैं। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, तो महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक को कहा है कि तुम्हारा बैंक का लाइसेंस कैंसिल करके आपको एनबीएफसी की परमिशन दे रहे हैं। फिर कस्टमर ने ये कहा कि हम तो इस बैंक के कस्टमर थे, अब हमारा क्या होगा।
तो आरबीआई ने ये कहा है तुम जैसे कर रहे थे काम वैसे करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं, ये पैसे तुमको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। और तुरंत प्रभाव से हम इसके लाइसेंस को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, पहले इसको डेडलाइन दी जाएगी कि इस डेट तक तुम अपने कस्टमर्स के सारे क्लेम्ड डिपॉजिट्स, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, सब डिपॉजिट्स आप इनके पास पहुंचा दीजिए, जिसकी भी जो लेन देन है वो भुगता लीजिए, और उसके बाद आपको एनबीएफसी, इस डेट से आप एनबीएफसी की तरह काम करोगे, आपके बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो फेज्ड मैनर में सारा काम आरबीआई कर रहा है ताकि कस्टमर्स को कोई नुकसान ना हो। ये सारी चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो। एनबीएफसी क्या है, 1956 के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज होती है जो आपको लोन्स देता है, बिजनेस के लिए एडवांस देता है, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज इशू करता है, ठीक है, ये सब एनबीएफसी होती है। आरबीआई के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को बना है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, गवर्नर शक्तिकांत दास है, और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। इसके बाद आरबीआई ने 7 कोऑपरेटिव बैंक्स पर पेनल्टी लगा दी क्योंकि उन्होंने नॉर्म्स को वायलेट किया। पहले तो ये 7 बैंक कौन से हैं? टेक्सटाइल ट्रेडर कोऑपरेटिव बैंक, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक, ठीक है, पनीहाती कोऑपरेटिव बैंक, बहरमपुर कोऑपरेटिव बैंक, सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और उत्तरपारा कोऑपरेटिव बैंक। कितना फाइन याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक्स पे फाइन लगा है। आरबीआई ने इनके ऊपर क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने कुछ नॉर्म्स के साथ छेड़छाड़ की, मतलब कुछ नॉर्म्स पूरे नहीं किए, ठीक। कौन कौन से नॉर्म्स पूरे नहीं किए? एक तो जो सॉफ्टवेयर था इनका, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स को पकड़ना था, आरबीआई ने इनको कहा था कि कुछ ट्रांजेक्शन सस्पिशियस हो रही है, संदेहजनक क्यों हो रही है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग का इशू तो नहीं है, उसको चेक करने को कहा था। इन्होंने टाइमली मैनर में वो काम नहीं किया। फिर कुछ डायरेक्शंस दी थी इनको कि जितने भी डिपॉजिटर्स आ रहे हैं उनके इंटरेस्ट रेट को लेके कुछ डायरेक्शंस, कुछ दिशा निर्देश दिए थे आरबीआई ने, इन्होंने वो दिशा निर्देश नहीं माने। और क्या किया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रूल्स को वायोलेट किया। तो इन सब चीजों के चलते इनके ऊपर पेनल्टी लगाई। और क्या किया? मिनिमम बैलेंस होता है कि आपको अपने अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस आपको रखना ही पड़ेगा, वो मिनिमम बैलेंस भी इन्होंने मेंटेन नहीं किया। तो इतनी सारी चूक कर दी तो फाइन तो बनता ही है। तो आरबीआई ने इनके ऊपर फाइन लगा दिया। कह रहे जून 2023 में 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पे और फाइन लगाया था वायलेशन करने पे। ये थे कोऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और जोवाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, ठीक है, इन बैंक्स पे फाइन लगाया था। आरबीआई ने 30 लाख का फाइन लगाया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे क्योंकि उसने नो योर कस्टमर के नॉर्म्स पूरे नहीं किए। ये पावर आरबीआई को कौन से एक्ट से मिलती है फाइन लगाने की? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 47(1)(a)(1)(c। आजकल सब क्लॉज भी पूछ लेते हैं, तो इसके चलते आरबीआई को एम्पावरमेंट होता है कि वो इस तरीके से रेगुलेट कर सकता है इन सब चीजों को, ठीक है। तो इतनी सी न्यूज थी ये। 4 क्रेडिट ब्यूरोज के ऊपर भी, 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, या हम कह दे 4 क्रेडिट ब्यूरो। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कौन सी होती हैं, पहले तो इन पे समझो। आरबीआई ने इनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई है। ये जैसे आपके जीमेल पे मैसेज आता होगा सिबिल का कि आपके सिबिल स्कोर इतना हो गया है, आपके पास एक्सपीरियन का भी मैसेज आता होगा, एक इक्विफैक्स का भी मैसेज किसी किसी के पास आता है। ये सब क्या होती है? ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है जो बैंक्स को कस्टमर्स के क्रेडिट के बारे में बताती है कि ये ऐसा बोरोवर है, इसने इतने बैंकों से लोन ले रखा है और ये चीज इतने प्रीमियम से टाइम पे दे देता है, इतनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं देता है। मान लीजिए आपने लोन ले लिया और अपने प्रीमियम्स टाइम पे नहीं भरते हो तो आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा। कल को जब दूसरा बैंक आपको लोन देगा, आप किसी दूसरे बैंक में जा रहे हो, तो वो पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा कि आप कैसे पर्सनैलिटी हो, आप टाइम पे अपनी इंस्टॉलमेंट्स देते हो या नहीं देते। तो सिबिल आपको एक तरीके की रेटिंग देता है। इसी तरीके से इक्विफैक्स है, इसी तरीके से हाईमार्क करके कंपनी है और इसी तरीके से इक्विफैक्स है। तो ये 4 क्रेडिट ब्यूरो कह दो या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी कह दो, जो कस्टमर की क्रेडिट डिटेल जो है बैंक्स तक या आरबीआई तक पहुंचाता है। तो इन्होंने अपना नो योर कस्टमर्स का काम या बहुत सारी और नॉर्म्स को, रूल्स को वायलेट किया है। तो इस वजह से आरबीआई ने इन चारों कंपनीज के ऊपर जो है वो फाइन लगा दिया है, ठीक है। कौन कौन सी है ये? हाईमार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन, इक्विफैक्स, ट्रांस यूनियन, एक्सपीरियन, ठीक है, यानी ये सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और हाईमार्क, इन चारों के ऊपर कितने कितने लाख का इन्होंने फाइन दे दिया है वो आप देख पा रहे हो। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की।
अब अगली बात क्या है कि कैनरा बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने यूपीआई पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड शुरू कर दिया है। इसको समझो। आज तक क्या था, आप अपने डेबिट कार्ड को ही यूपीआई से लिंक कर रहे थे। ठीक है, यूपीआई आईडी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आईडी आपके डेबिट कार्ड से लिंक हो जाती थी। पर आपका जो क्रेडिट कार्ड है, अब पहले तो क्या होता था, अब तक क्या होता था, आपका जो बैंक अकाउंट है वहां से पैसे कट होते थे यूपीआई के लिए। भाई मैंने अगर कोई पेमेंट की, मैंने कोई ऑनलाइन कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट खरीदा है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना पैसे देने हैं, तो वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट से पैसा कटता था यूपीआई का अगर मैं यूज करती थी तो। अब क्या है, आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को भी इस यूपीआई से लिंक कर सकते हो। इससे फायदा क्या हो जाएगा, मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए और मुझे लिमिट मिली हुई है 5,000 की कि आपको क्रेडिट दिया जाता है 5,000 का, एडवांस लोन दिया जाता है 5,000 का, तो मेरे खाते में 0 रुपए होने पर भी 5,000 रुपए की शॉपिंग मैं यूपीआई के माध्यम से कर सकती हूँ। ठीक है, और दूसरा क्रेडिट कार्ड आपका इससे लिंक हो जाएगा, अकाउंट के साथ तो रहेगा ही रहेगा लिंक, क्रेडिट कार्ड भी आपका यूपीआई आईडी से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉल करवा लोगे। भाई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप यूपीआई का यूज करो, कैश विड्रॉल करा लो, या एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा भेज रहा है गूगल पे का यूज करके क्रेडिट कार्ड लिंक करके, वो फैसिलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन आप मर्चेंट को पे कर सकते हो। ध्यान से समझना, आपने कोई सामान खरीदा, आप वहां पे इस यूपीआई जो लिंक हुआ है क्रेडिट कार्ड से उसका यूज कर सकते हो किसी शॉपकीपर को पैसा पे करने में। पर मान लीजिए मुझे मेरे दोस्त को पैसा देना है, तो मैं इस यूपीआई का जो क्रेडिट कार्ड से लिंक है उसका यूज करके मैं मेरे दोस्त को पैसा नहीं दे सकती हूँ। मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन नहीं होगा, या आप चाहे कि इससे पैसा हम कैश विड्रॉ कर ले, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, ये सिर्फ मर्चेंट के लिए अलाउ किया है अभी, और ये कैनरा बैंक पहला बैंक बन गया है जिसने ये सारा काम किया है। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा है, कह रहे कैनरा बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यानी यूपीआई पेमेंट्स को मर्चेंट्स के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक कर दिया है। रुपे क्रेडिट कार्ड जो एनपीसीआई ने बनाया था, ठीक है, इसको कैनरा AI1 बैंकिंग सुपर ऐप के नाम से जाना जा रहा है। कैनरा AI1 बैंकिंग सुपर ऐप, इसमें क्या होगा, आपका जो रुपे क्रेडिट कार्ड है, नॉट एवरी क्रेडिट कार्ड, ओनली रुपे क्रेडिट कार्ड है, वो यूपीआई से लिंक हो जाएगा जैसे आपका बैंक अकाउंट यूपीआई से लिंक्ड होता है। ठीक है, यूपीआई आईडी से आप अपने क्रेडिट कार्ड को, रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हो और ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अभी जो किया है वो सिर्फ मर्चेंट पेमेंट्स के लिए अलाउ किया है। ये फैसिलिटी पर्सन टू पर्सन, कार्ड टू कार्ड, कैश आउट ट्रांजैक्शन के लिए परमिटेड नहीं हुई। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। कैनरा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। एमडी सीईओ के सत्यनारायण राजू है और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूज क्या है, वर्ल्ड बैंक ने 300 मिलियन लोन अप्रूव कर दिया है क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ में। ये दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन हुआ है। क्या है ये, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। ठीक है, और ये लोन की मेच्योरिटी 18.5 साल रहेगी, ग्रेस पीरियड 5 साल का दे दिया। भाई किसी कारणवश पैसा नहीं दे पा रहे हो तो 23.5 साल में वापस कर देना, 5 साल का आपको ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, वैसे 18.5 साल में वापस करना ही है। इसका एम क्या है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसका एम क्या है, इसको चॉक कह रहे हैं, चॉक। ठीक है, CHALK, ये स्कीम को नाम दिया है चाक। ये क्या है, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर अ नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन। ठीक है, पूरा नाम दे दिया इसको, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन यानी चॉक। इसका मकसद क्या है, ताकि एजुकेशन हर ग्रेड के अंदर इंप्रूव हो सके, और जो वल्नरेबल सेक्शन है, मतलब ऐसा सेक्शन जो और चीजों से वंचित रह जाता है, उन कम्युनिटी, उन सेक्शंस को छत्तीसगढ़ के अंदर मदद मिल सके। इसमें क्या है, ये क्या बता रहा है, कह रहा है कि स्कूल के अंदर लगभग 86% स्कूल छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार रन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ सरकार रन कर रही है। 95% एडमिशन हो रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे, लेकिन सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक जाते जाते, 12वीं तक जाते जाते केवल 57.6% एडमिशन रह जाते हैं। कोई सेकंड के बाद स्कूल छोड़ देता है, कोई 5वीं के बाद, मजबूरी है या पेरेंट्स पढ़ा नहीं रहे हैं, स्कूल से दूर है,
घर से दूर है स्कूल, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है जिसके कारण महिलाएं जा नहीं पाती है, लड़कियां जा नहीं पाती हैं स्कूल में। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम के कारण ये 57.6% ही रह जाता है 12वीं तक एडमिशन का आंकड़ा। ठीक है, बॉयज का एनरोलमेंट गर्ल्स के एनरोलमेंट से कम है 10.8%। मतलब जब जो शुरुआती क्लासेस होती है वहां पे लड़कियों का एडमिशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती रहती है लड़कियों को घर पे बैठा दिया जाता है, तुम क्या करोगी पढ़ के। ये सामाजिक सोच है, साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, या हो सकता है उनको स्कूल में इंफ्रा नहीं मिल रहा है, क्योंकि गर्ल्स को सेपरेट टॉयलेट की जरूरत है, बेसिक एमिनिटीज की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है तो बॉयज को भी, बट एक बायोलॉजिकल एक डिफरेंस है जिसके कारण जो लड़कियां हैं वो आगे स्कूल को परस्यू नहीं कर पाती, या उनके घर से बहुत दूर है स्कूल, बस की फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही, या पेरेंट्स ही इतना चाहते नहीं है कि उनकी लड़कियां पढ़े। तो बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जिसके कारण लड़कियों का एनरोलमेंट बड़ी क्लास होते होते कम होता जाता है। शुरुआत में लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है, बॉयज कम है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लड़कियों का एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। इसमें भी यही बताया, लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट रिमोट लोकेशन से स्कूल्स के अंदर आ ही नहीं सकते, उनके पास अकोमोडेशन ही नहीं है। गर्ल्स को बहुत सारी चीजों में चलो और स्कीम्स के अंदर तो एनरोल कर लिया जाता है, समग्र शिक्षा अभियान, बॉयज को तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या कहा जा रहा है, 600 मॉडल कंपोजिट स्कूल बनाए जाएंगे 1 से 12वीं तक, फर्स्ट से 12th क्लास तक, जिसके अंदर साइंस और कॉमर्स की फैसिलिटी दी जाएगी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, 11वीं 12वीं के लेवल पे। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी ट्रेन्ड टीचर्स के द्वारा। ठीक, स्कूल को लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। एडिक्वेट इंफ्रा, लर्निंग के लिए जो जो चीजें जरूरी है, जैसे कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, बेसिक एमिनिटीज है, पीने का पानी है, ठीक है, टॉयलेट्स है, साफ सफाई है, प्ले ग्राउंड है, स्पोर्ट्स है, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, 1,75,000 टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव प्रोफेशनल डेवलपमेंट सपोर्ट अंडर द प्रोजेक्ट। मतलब इतने टीचर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा और नई नौकरियां दी जाएगी। तो ये पूरा इनका स्कीम था। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 7 जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, प्रेसिडेंट का नाम अजय बांगा है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन और ग्रांट्स देता है गवर्नमेंट को, जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज होती है उनको। पर्पस क्या है, कैपिटल प्रोजेक्शंस, ठीक है, ताकि इंफ्रा बिल्ड हो सके पूरी दुनिया के अंदर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बाघेल, कैपिटल है रायपुर, नेशनल पार्क है गुरु घासीदास जिसको संजय नेशनल पार्क कहते हैं, कांगेर वैली नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अचनकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिछली बार एसएससी ने पूछ लिया था अचनकमर के बारे में, ठीक है। बरनावा परास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को याद रखोगे। घासीदास तो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने इसके साथ क्या किया है और क्यों किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को, स्टेट के अंदर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 15 से 20 लोग मिलके थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्री करके एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से लोन लेना है तो आसानी मिल जाती है, अकेले इंसान को तो शायद ना दे, वो आपके पास्ट को देख के या आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल आमदनी देख के, पर आप जब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह एक फाइनेंशियल ग्रुप बन गया है जब आपका, तो आपको लोन लेने में मदद मिल जाती है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको सरकार की तरफ से मिलने लग जाती है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ही ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये एमओयू साइन हुआ है। ये क्या करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट लिंकेज देगा, मतलब अगर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन चाहिए तो इंडियन ओवरसीज बैंक आसान किश्तों पे लोन देगा, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1875 करोड़ यानी 1875 करोड़ रुपीस जो है वो इनकी ग्रोथ में लगाने की बात की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर ये काम किया जा रहा है, ठीक है। ये एक मतलब ऐसा फाइनेंशियल रिसोर्स मिल जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिससे इनकी सीमलेस ग्रोथ हो सकती है, ठीक, एक्टिविटीज इनकी बढ़ाई जाएंगी। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो 10 फरवरी 1937 को इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में। एमडी सीईओ
अजय कुमार श्रीवास्तव, टैगलाइन गुड पीपल टू ग्रो विद। तमिलनाडु के अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम्स थी ये इस्टेब्लिश हुई है 1983 में, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने इसको शुरू किया था स्कीम को, किस चीज के लिए, ताकि सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके महिलाओं का, एजुकेशन के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और ये सेल्फ रिलायंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये सब काम इसलिए किया गया था। अब IOB भी इनके साथ मिल गया है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को चाहे सर्च करके बताओ चाहे खुद से बताओ, आपको ये बताना है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इनका रेगुलेटर कौन होता है, इनका रेगुलेटर कौन होता है, हु इज द रेगुलेटर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। ए ऑप्शन है RBI ओनली, ठीक है। बी ऑप्शन है RBI प्लस स्टेट गवर्नमेंट। सी ऑप्शन है नोटा, नन ऑफ द अबव। और डी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको आंसर करना है एक तो इस क्वेश्चन का, ये तुम चाहे गूगल सर्च करो आप खुद बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये बताना है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, किसके साथ MOU साइन किया है, कौन से स्टेट के साथ MOU साइन किया है, ठीक है, फॉर क्वालिटी एजुकेशन आपको बताना है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कौन से स्टेट के साथ MOU साइन किया है। ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश के साथ। सी ऑप्शन तेलंगाना के साथ। और डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ के साथ। आपको बताना है किसके साथ वर्ल्ड बैंक ने MOU साइन किया है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और उम्मीद करती हूँ आपको इस पूरे हफ्ते की न्यूज़ का आइडिया लग गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।